ये कहानी राजेश्वरी की है जो उस दिन अपने कॉलेज से देर से निकली। दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम थे तो लाइब्रेरी से उसने पढ़ाई पूरी करके देरी से निकलने की सोची। रात भी काफी हो चुकी थी और उसे अपनी माँ की डांट का भी डर सताने लगा था। रास्ता काफी सुनसान था और दूर दूर तक किसी भी शख्स के होने का वजूद उस रास्ते पर महसूस नहीं हो रहा था। राजेश्वरी ने ये देखकर अपने कदम तेजी से लेने शुरू कर दिए। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन राजेश्वरी अब भी अपने घर नहीं पहुंची थी। रास्ता खराब होने की वजह से उसे घर जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। दूर तक गुप्त अंधेरा था, मानो जैसे अमावस्या की काली रात हो। ये सब देखकर राजेश्वरी डरने लगी। तभी अचानक उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किसी और के कदमों की आहट सुनकर राजेश्वरी ने भी अपने कदम तेजी से लेने शुरू कर दिए। राजेश्वरी इतना डर गई कि उसने भागना शुरू कर दिया। पर वो अकेली नहीं भाग रही थी, कोई और भी था जो राजेश्वरी के साथ साथ भाग रहा था। ये महसूस कर राजेश्वरी डर से पसीना पसीना हो गई। उसे बस यही समझ आ रहा था कि कैसे भी करके उसे अपने घर पहुंचना है। लेकिन अचानक राजेश्वरी के सामने आकर किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। राजेश्वरी की मानो सांसें रुक गई। वो डर से कांपने लगी। अरे सुमित, तुम? डर गई ना? तुम एक नंबर की डरपोक लड़की हो, ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन इतनी डरपोक होंगी ये मुझे नहीं पता था। ओह शट अप! तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी यहां जान निकल गई। सुमित राजेश्वरी का बॉयफ्रेंड था। उसने पहले ही राजेश्वरी को कॉलेज से अकेले जाते हुए देख लिया था और उसी समय उसने राजेश्वरी को डराने का प्लान बनाया। राजेश्वरी और सुमित ने एक साथ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते सुमित ने राजेश्वरी को वो रात उसके साथ गुजारने के लिए कहा। पहले तो राजेश्वरी ने मना कर दिया, लेकिन सुमित के बार बार जिद करने पर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। राजेश्वरी ने अपनी मां को फोन कर सहेली के घर पर पढ़ाई करने का बहाना बना दिया। अब हेलो माँ, आज मैं रीटा के घर ही रुकूंगी। क्यों, क्या हुआ? अब वो कल कॉलेज में प्रैक्टिकल्स है ना, तो उसी के लिए हम दोनों पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा उछल कूद मत करना। और हाँ, पढ़ाई करने गई हो, पढ़ाई ही करना, दूसरे काम में मत लग जाना। ठीक है माँ। सुमित राजेश्वरी को अपने घर के पीछे के तहखाने में ले गया। हाँ, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो क्या तुम्हें घर ले जाकर मुझे अपने मम्मी पापा से मार खानी है? दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। हंसी ठिठोली करने के बाद सुमित ने राजेश्वरी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राजेश्वरी ने अपनी नाराजगी जताई। सुमित ने उसकी नाराजगी को नजरअंदाज किया
और उसने राजेश्वरी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू रखा। अब सुमित छोड़ो, देखो मत करो ऐसा, मना तो कर रही हूँ। राजेश्वरी का उस पर चिल्लाना सुमित को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसने भी राजेश्वरी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कितने ड्रामे करती हो तुम। हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। सुमित का इस तरह गुस्सा होना राजेश्वरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो वहां से जाने लगी। राजेश्वरी को वहां से जाता देख सुमित ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और जबरदस्ती शुरू कर दी। दोनों में खींचातानी काफी देर तक चली। राजेश्वरी ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की। वहीं बात ना बनती देख सुमित को बहुत गुस्सा आया और उसने राजेश्वरी को जोर से धक्का दे दिया। सुमित का धक्का इतना तेज था कि तहखाने में रखे सरिये में राजेश्वरी का सर जा घुसा और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। राजेश्वरी को मरा हुआ देख सुमित की हालत खराब हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मुझसे? सुमित की सांस फूलने लगी। उसकी जान मानो हलक में अटक गई हो। वो बस अपने आप को बचाने के उपाय सोचने लगा। राजेश्वरी, जिस राजेश्वरी से वो बेइंतहा मोहब्बत करने की बातें किया करता था, आज वो उसी की लाश को ठिकाने लगाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। राजेश्वरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुमित ने एक लोहे का बक्सा निकालकर उसमें लाश को डाल दिया। फिर जंगल की तरफ वो उस लाश को खींचकर ले जाने लगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने लाश को दफनाने के लिए एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद उसने राजेश्वरी की लाश को उसी गड्ढे में डाल दिया। सुमित के हाथ खून से काफी लथपथ हो चुके थे। उसे साफ करने के लिए उसने राजेश्वरी का दुपट्टा लेकर अपने खून से रंगे हाथ साफ किए और उसने उस दुपट्टे को गड्ढे में फेंक दिया। आखिरकार उसने राजेश्वरी की लाश को दफना दिया। राजेश्वरी के साथ किए गए गुनाह के सदमे से वो अब भी बाहर नहीं आया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने खुद अपने हाथों से उसका कत्ल किया है। सदमे में होने की वजह से वो वहीं जाकर बैठ गया। मुझे माफ कर देना राजेश्वरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। अब मैं दुनिया से तुम्हारा सच कैसे छुपा पाऊंगा? काफी देर तक खुद से बात करने के बाद सुमित ने हिम्मत जुटाकर वहां से जाना ही ठीक समझा। राजेश्वरी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद सुमित जंगल से बाहर निकला और घर पहुंचने के लिए लिफ्ट मांगने लगा। क्या हमें गाड़ी रोकनी चाहिए? अरे पागल है क्या? चुपचाप यहाँ से निकल। देख नहीं रहा रात कितनी हो रही है? क्या पता हमें फंसाने की ये किसी की चाल हो। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। आपको कहीं जाना है? हाँ, थोड़ा सा आगे। क्या आप मुझे छोड़ देंगी? हाँ, बिल्कुल, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सुमित गाड़ी में बैठ गया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अचानक उसे पीछे कुछ दिखाई दिया। लड़की ने सुमित का घबराया हुआ चेहरा देख उससे इसकी वजह पूछी, जिसके बाद सुमित ने बेतुका सा बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश की। इतनी तो गर्मी भी नहीं है जिससे आप पसीना पसीना हो रखे हैं। जॉगिंग करने आया था, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। वैसे इस टाइम रनिंग कौन करता है? हाँ, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, इसलिए रात में ही समय मिलता है। ये लीजिए, इससे अपना पसीना साफ कर लीजिए। नहीं नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमित कपड़े से पसीना साफ करने लगा, लेकिन अचानक उसने कपड़े को ध्यान से देखा तो वो राजेश्वरी का दुपट्टा था। उसने हिम्मत जुटाकर लड़की की तरफ देखा। क्या हुआ सुमित, तुमने मुझे नहीं पहचाना?